हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचपी स्टडीज़ पे। देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम 2019 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो उनका मोटिव क्या होता है। देखो, जब हम कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसके थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, कहाँ पे एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो हमें उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, क्योंकि जो आपका एग्जाम है एलाइड का तो आपको यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को टच करके जाना है। तो जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को तो हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप वहां पे देख के क्वेश्चंस को देखो और देखो कि उस साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अब अगले साल में क्या वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ट्रेंड देखना पड़ेगा हमें 3-4 साल का। जब हमें 3-4 साल का ट्रेंड लग जाएगा पता, तो वहां पर हमें कुछ न कुछ समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। तो माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है हमारा जो एचपी सब इंस्पेक्टर का जो सेकंड बैच है वो लॉन्च हो चुका है और काफ़ी बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तैयारी को अच्छे तरीके से करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना, देखो जिसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क। देखो आज की जो मेन सक्सेस का मंत्रा है वो क्या है, हमारा स्मार्ट वर्क है, ठीक है। कि देखो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस किया जाए और बाद में बाकी जो टॉपिक बचते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए आपके काम को आसान करने के लिए हम आपके लिए ये जो सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको बस ये करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, कोई डाउट आए तो हमसे पूछना है, ठीक है। बस आपका इतना काम है। जिसने कोर्स को बाय करना है वो हमारे निंबस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहां पे कोर्सेज सेक्शन में जाके आपको जो भी परचेज करना है कोर्स को, वहां जाके आप उसका डेमो सेशन देख सकते हो। उसके बाद आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। उसी तरह से जो हमारे बाकी कोर्सेज है जैसे एचपी जेवीटी का कोर्स है, ठीक है, आपको ये 1500 रुपये में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ 50% ऑफ आपको दिया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो कोर्स है वो आपको 60% ऑफ के ऊपर 1200 में प्रोवाइड किया गया है। और एचआरटीसी कंडक्टर का कोर्स जिसपे 50% ऑफ था, अब ये जो 50% ऑफ है ये खत्म कर दिया गया है। तो अब आपको 50% ऑफ यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत दिनों से हम आपको 50% ऑफ दे रहे थे, बट अभी ये जो कोर्स है वो जिसने भी लेना होगा वो 999 रुपीज से लेगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो अब जो भी कोर्स परचेज करेगा उसको 999 रुपये पे करने पड़ेंगे कोर्स को बाय करने के लिए। और इसी तरह से एचपी टीजीटी आर्ट्स, ठीक है, क्योंकि टीजीटी की पोर्ट्स इस साल निकलेंगे ही और एग्जाम आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर जितने तैयारी अच्छे से करनी है तो टीजीटी आर्ट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं। वो 40% ऑफ पे आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें आपको 3000 में सारा कोर्स मिलेगा, ठीक है। इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, आपके यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी रहेंगे। सभी सेशंस में जो भी बाकी कोर्स आप बाय करोगे हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या कॉल करके, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा निंबस करियर ऐप है। देखो, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहां से कौन सी चीजें, जब बाय करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे कोर्स बाय कर लेते हैं तो उसके बाद भी काफी कंफ्यूजन होता है कि कैसे आगे हम बढ़े। तो देखो, यहाँ पे आपको कोर्स जो भी लेना है, कोर्स सेक्शन में जाओ, उस कोर्स के लिए आपको टाइम टेबल दिया होगा यहाँ पे कि कौन कौन सी क्लासेस कौन कौन से दिन प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम इसलिए चाहते हैं ताकि आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करोगे, एक डिसिप्लिन होकर काम करोगे। जिस दिन में जो काम करोगे उसके लिए टेस्ट, उसके लिए उस दिन का वो टेस्ट लगा लो ताकि आपको लग जाएगा पता, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लो, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था। देखो, क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के आए थे, तो हमने अब इनके साथ साथ बाकी चीजें भी स्टडी करनी है, बाकी चीजें भी आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखो, क्या पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर्स। क्या बोला हमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब जिसको कैपिटल आर शो करते हैं, और फोकल लेंथ जिसको एफ से शो करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो, जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा डबल होता है किसके,
हमारी फोकल लेंथ के। तो यहाँ पे आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट अगर आपको बताना हो कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, देखो तो इसके लिए सिंपली थिंक क्या है, हम एक मिरर को बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई एक मिरर बना लिया, जैसे कॉन्केव मिरर है, अब इसमें से जो एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, ये जो ए इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, तो ये जो बीच में से लाइन पास करती है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जिस तरह से इस मिरर का, अगर मैं सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर दूं तो मिरर का कुछ सेंटर हो जाएगा, मिरर का कुछ सेंटर हो जाएगा। जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। जिस पॉइंट से इस मिरर से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम, पोल बोल देते हैं। अब देखो जो सी और यहाँ पे इनके बीच में कौन होता है, हमारा फोकस, ठीक है। क्या होता है इसमें, फोकस। जो फोकस होता है वो सी और पी के मिड में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। और जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है इसको ही बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल का डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसलिए आर इज इक्वल टू क्या रहता है, हमेशा 2f के इक्वल रहता है। तो देखो आपको ये चीजें याद में रखनी है। और अपर्चर क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इसको अपर्चर बोल देते हैं। तो बस आपने ये ध्यान रखना है। अब जो मिरर के राइट में सारी डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, जो मिरर के लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होते हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आपने, जो एक्सिस से नीचे होगा वो नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। राइट में सारे पॉजिटिव डिस्टेंसेस होते हैं और लेफ्ट में सारे क्या होते हैं, नेगेटिव डिस्टेंसेस होते हैं। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है कि किस किस तरह से नोटेशंस होती है, कौन कौन सी जगह पे होती है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। देखो आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि इनमें से आपको प्रोसेसेस दी हुई हैं, बोला है कि इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें हमें दो जब रिएक्टेंट मिलते हैं, ठीक है, उनमें से कोई नया प्रोडक्ट मिले, कोई नई चीज मिले, जो दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो नया दूसरा सब्सटेंस बने उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों सब्सटेंसेस से क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, ठीक है। तो उसको केमिकल रिएक्शन बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो पहला था डाइजेशन। देखो डाइजेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है, केमिकली चेंज आते हैं। उस तरह से रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज की मदद से जो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी तभी मिलती है जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन की एडिशन होती है, उसकी वजह से एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब ये भी केमिकल रिएक्शन है। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो एक्सक्रीशनरी सिस्टम काम करता है उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। बट आगे बोला कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ठीक है, तो देखो जो वैक्स हीट करके कोई नई चीज तो बनती नहीं है, वो मेल्ट हो जाती है, फिर से जब उसको फिर से सॉलिड फॉर्म में आएगी वो वैक्स भी चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी, कि जो मेल्टिंग होती है किसी वैक्स की, ठीक है, उसको हीट करने पे, वो किसका एग्जांपल है आपका, एक जो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, एक फिजिकल चेंज है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज, ठीक है, कि जब ऑयल वगैरह फैट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप चिप्स वगैरह खाते हो, ठीक है, उसको अगर आपने रख दिया दोपहर बाहर, उसको खुले में प्लेट में डाल के रख दिया आपने और शाम तक उसको खाया नहीं, तो शाम को आप देखोगे कि वो क्या हो जाएंगे, थोड़े उसमें उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसका क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेंसिड भी बोलते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी वही प्रोसेस होती है कि जब कभी हमारे जो ऑयल और फैट्स है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो किसी चीज को ड्राई प्लेस पे रखो, बिल्कुल ठंडी जगह पे, ठीक है, वो सन से दूर है, बिल्कुल ही कोल्ड जगह पे होना चाहिए, या उसको एयर टाइट वेसल में रखो, ठीक है, या तो फिर जो पैकेट्स वगैरह हम रख रहे हैं उसको बिल्कुल बंद करके ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आने दो। तो ये सारे प्रोसेसेस होती हैं जहां से हम रेंसिडिटी को हटा सकते हैं। तो बोला है कि होता क्या है, तो पहला ऑप्शन है दे बिकम रेंसिड एंड देयर टेस्ट चेंजेस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो ऑयल्स और फैट्स होंगे जब कभी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोल देते हैं, तो वो रेंसिड हो जाएंगे और जो उनका टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो
होप सो आपको रेंसिडिटी क्लियर हो चुकी होगी कि रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है। रेंसिड चीज का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है, क्रिस्पीनेस उसमें खत्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोल देते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन भी देखो मिरर के ऊपर पूछा गया था, जो 2019 में जो पेपर था, तो यहाँ पे जो आपके मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो उस साल मतलब मिरर पे ज्यादा फोकस किया गया था, मतलब ऑप्टिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि कौन कौन सा टॉपिक है वो आपसे ज्यादा पूछा गया है। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो किस तरह की इमेजेस बनती हैं और कौन कौन सी पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किस केस में बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, केव की तरह होता है, मतलब अंदर की तरफ उसका जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और ये हमारी जा रही है कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में कौन सा होता है, सेंटर होता है, ये हमारी फोकस होता है, और ये हमारा होता है पोल। अब उन्होंने क्या बोला है कि कब सेम साइज की, हमें ध्यान कब रखना है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेम साइज की एक ही पोजीशन में बनती है जब सी पे होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो एक यहां से सामने रे जाएगी, टकरा के पास करेगी फोकस में से, दूसरी जाएगी फोकस में से जाएगी। जैसे फोकस में से कोई भी रे जब फोकस में से जाती है तो हमेशा कब जाती है, पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो यहाँ पैरेलल जाएगी। अब देखो यहाँ पैरेलल जाके इस पॉइंट में मिलेगी, तो इस पॉइंट में मिलके यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी सेम साइज की इमेज बन जाएगी, ठीक है। जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, इमेज का साइज रहेगा। और यहाँ पे देखो रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये वाला पोजीशन कौन सा है, एट सी, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही क्या रहता है, इमेज का साइज रहता है। अगर देखो फोकस के ऊपर है, अगर कोई चीज फोकस के ऊपर है तो फोकस के ऊपर वो क्या करेगी, टकरा के यहाँ पे आएगी और यहाँ मिलेंगी, तो ये इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलती है। अगर बिटवीन सी और एफ बोल देते हैं तो बिटवीन सी और एफ जैसे जैसे, देखो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम मिरर की तरफ मूव करते जाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज का साइज छोटा होगा, यहां पर रखा गया है तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा, यहां पहुंचेंगे इमेज का साइज और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम जो कॉनकेव मिरर है उसकी तरफ मूव करते जाते हैं तो जो हमारा इमेज का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और एक ही केस है जहां पे हमें क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज बनती है। वो कब मिलती है, जब फोकस और पोल के बीच में होता है। यहाँ पे जब कभी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उस केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो कौन सी रहेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो ये भी आपका जो केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल इक्वेशंस है, वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे क्या बोला था कि व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अपॉन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बोला है जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। देखो मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ है, वो उसको क्या किया, बर्न किया। तो बर्न कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिल गया, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रोसेस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो यहाँ पर व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। ये भी ध्यान रखना है कि जो कलर होता है इसका वो कौन सा होता है, तो व्हाइट कलर का ये पाउडर बन जाता है, ठीक है, बर्न करने के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए हो सकता है, बट अगर आगे अगर क्वेश्चन रिपीट किया होगा तो सेम क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं वो, तो यहां से पूछ सकते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो रंग क्या हो जाता है उसका, कौन से कलर का होता है, तो व्हाइट कलर का वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ था कि प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है या मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। देखो क्या बना है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना क्यों, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। तो जब कभी भी दोनों की वैलेंसी सेम रहती है तो वो कट जाते हैं, तो ये कट गए, कटने के बाद क्या बना हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, बैलेंस करना हो तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से इक्वेशन बैलेंस भी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करते टाइम।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मिरर के ऊपर पूछा गया है। इसका मतलब जो 2019 का पेपर था वहां पर उन्होंने मिरर के ऊपर या ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, और स्पेशली कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे हमसे। तो यही बोला कि व्हाट हैपेंस टू ए रे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई रे है, ठीक है, ये अगर मैंने कोई मिरर ले लिया और यहाँ पे फोकस है, तो जब कभी कोई रे प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है तो कहां जाती है, तो वो पैरेलल रहती है हमेशा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है वो रे हमेशा, ठीक है। तो यहीं पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर के अगर फोकस में से पास करेगी तो क्या होगा रे के साथ। तो पहला है इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। आगे बोला था टर्न बैक अलोंग द सेम पाथ, ये गलत है। इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो पास करेगी नहीं, उसके पैरेलल मूव करेगी। और इट गेट रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखना जब रे पैरेलल आती है, जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहां पे मिलती है, फोकस के ऊपर। और जब रे फोकस में से पास करती है तो हमेशा क्या रहती है, पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर रे पैरेलल है तो मूव करेगी फोकस के ऊपर, अगर रे फोकस के ऊपर है तो कहां रहेगी, पैरेलल रहेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7 में क्या पूछा हुआ था कि वेयर डू प्लांट स्टोर रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है, कि जो रेजिस है या फिर जम्स है, गम्स है, तो उनको कहां पे, या फिर रेजिन और गोंद कहां पे जमा करते हैं प्लांट, ओल्ड फ्लोएम में, ओल्ड जाइलम में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर एटियोप्लास्ट में। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ओल्ड जाइलम होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है। देखो जाइलम का मेनली काम तो ये है कि वो जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करे, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए। बट इसका सेकेंडरी काम ये भी रहता है कि जो रेजिन्स वगैरह हैं, ठीक है, जो बेस मटेरियल है कुछ, ठीक है, जो बेस मटेरियल बन जाते हैं प्लांट्स के, तो बेस प्रोडक्ट जो बनते हैं जैसे रेजिन या गोंद हो गया, ये बेस प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। इनको स्टोर करने का भी काम कौन करता है, वो ओल्ड जाइलम करता है, मतलब जाइलम काम करता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो काफी ज्यादा डीप पूछा गया था, बाकी क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी थे, बट एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका डीप क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ था कि रेजिन्स और जो हमारे गोंद है वो कहां पे जमा होते हैं, तो वो ओल्ड कहां पे होते हैं, आपके जो ओल्ड जाइलम रहता है उसमें जमा होते हैं। ये सेकेंडरी काम होता है जाइलम का, कि जो भी हमारे बेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे रेजिन हो गया या गोंद वगैरह हो गया, तो इन सभी को जो स्टोर करने का काम है वो कौन करता है, हमारा ओल्ड जाइलम करता है। अब जाइलम के हमने 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। देखो जाइलम में मेनली क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं, बट इनमें लिविंग अकेला एक होता है, तो वो ध्यान रखना आपने, जाइलम पेरेन्काइमा। उसी तरह से अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम में सारे लिविंग होते हैं, बट एक डेड होता है, वो कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर। तो ये चीज सभी ने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। देखो क्लोरोप्लास्ट कहां पे होते हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यही साइट्स होते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे लाइट फॉल करती है, तो लाइट फॉल करती है तो क्या करते हैं, जो सन से एनर्जी आती है उसको किसमें चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, तो वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। उसी तरह से आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है एटियोप्लास्ट। देखो जो एटियोप्लास्ट होता है, अगर एटियोप्लास्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखो आपने यहाँ पे क्या बोलना है कि ये जो एटियोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेटिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में कुछ काम नहीं करता, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, काफी ज्यादा इनएक्टिव होता है फोटोसिंथेटिकली। और ये क्या करता है, इसका काम एकमुलेट करता है जब लाइट के लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट को मैच्योर करने के लिए। तो मतलब जब लाइट बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, उसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैच्योर नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या होता है, वो इपियोप्लास्ट होता है, ठीक है, इटियोप्लास्ट। तो याद रखना है कि ये क्या करते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं फोटोसिंथेसिस केस में, बट जब कभी लाइट बहुत कम आती है उस केस में जब क्लोरोप्लास्ट मैच्योर नहीं हो पाता तो वो क्या होता है, वहां पे इटियोप्लास्ट होता है। तो इटियोप्लास्ट ये याद रखना है, फोटोसिंथेसिस जब अभाव होगा, फोटोसिंथेसिस का नहीं हो पाएगी, तो वहां पे इटियोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो अब टिश्यूज से, देखो एक क्वेश्चन जो 2019 का बात की जाए तो ज्यादा क्वेश्चन आपके मिरर से पूछे गए थे और प्लांट टिश्यू से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन भी प्लांट टिश्यू के ऊपर था, अगला क्वेश्चन भी आपका प्लांट टिश्यू से पूछा गया था। तो बोला व्हाट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे,
ठीक है, तो कौन सी सबसे ज्यादा प्रमुख फोर्स है, ठीक है, या मेन कारण है जिसकी वजह से जो डे में जो जाइलम है वो वाटर की मूवमेंट कर पाता है? तो वो क्या, रूट प्रेशर है, ट्रांसपीरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, या फिर ग्यूटेशन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन होता है उसकी वजह से क्या करता है, वाटर मूव करता है। आंसर तो उसका बिल्कुल सही था, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला हुआ था ये वाला, ठीक है। क्यों, क्या है कि ट्रांसपीरेशन की पुल की हेल्प से क्या करता है, जो वाटर वगैरह है वो मूव कर पाते हैं जाइलम में। अब आगे आपको फ्रूट प्रेशर के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता है। देखो एक टर्म आई है ग्यूटेशन। अगर आपसे ग्यूटेशन के बारे में पूछा जाए, देखो ग्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, पीओपी बोलते हैं। अगर ग्यूटेशन की बात की जाए, ठीक है, तो ग्यूटेशन अगर बात की जाए, इसको पीओपी, देखो ग्यूटेशन होता कहां पे है, तो आपने ध्यान में रखना है ग्यूटेशन के बारे में। ग्यूटेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की जाए, तो फोटोसिंथेसिस में देखो क्या होता है, अगर आपके फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाए, तो फोटोसिंथेसिस आपने ध्यान रखना है कि यहां पे होता क्या है, प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में करते हैं। और कहां पे करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। तो ग्यूटेशन में होता क्या है, देखो जो प्लांट्स वगैरह वाटर लूज करते हैं, ठीक है, जब वाटर लूज करते हैं तो वहां पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगी। तो जो वाटर ड्रॉपलेट निकलती हैं पोर्स में से, प्लांट के पोर्स में से जो वाटर ड्रॉपलेट निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ग्यूटेशन बोल देते हैं, ठीक है। जो सिक्रीशन होती है वाटर की, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, छिद्रों से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्यूटेशन बोल देते हैं। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th में देखो आपसे क्या पूछा है कि व्हाट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन था, क्या वो HCl सीक्रेट करते हैं, HCl और पेप्सिन को सीक्रेट करते हैं, HCl पेप्सिन या म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, कि HCl अमाइलेज या म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। देखो जो HCl है, जो गैस्ट्रिक जूसेस है, ठीक है, वो क्या सीक्रेट करते हैं, HCl पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो HCl क्या होता है, HCl क्यों निकलता है, ताकि जो हमारा खाना है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जा सके, उसको थोड़ा सा एसिडिक बनाया जा सके। और पेप्सिन क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। और म्यूकस क्या होती है, हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, अगर क्योंकि HCl काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो हमारा जो स्टमक के अंदर की थैली है, ठीक है, ये जो अंदर की लेयर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको नुकसान से बचाने के लिए एक म्यूकस की लेयर बन जाती है, ठीक है, एक लेयर बन जाती है जो हमारी अंदर की बाकी जो पार्ट्स होते हैं उसको बचा लेते हैं, किसके इफेक्ट से, HCl के इफेक्ट से। तो ये देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या था, राइट आंसर था। बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। देखो 10th क्वेश्चन भी आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से, देखो 3 टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने मेन फोकस किया था जब 2019 में एग्जाम हुआ था। एक तो आपका ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, उस पर ध्यान दिया था, केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक पूछा गया था, तीसरा आपका मिरर आपका पूछा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और चौथा आपसे पूछा गया था टिश्यूज के ऊपर। देखो 4 टॉपिक्स थे जो मेन पूछे गए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है 10th में कि इन ह्यूमन बींग्स वेयर डज पेरिस्टालिक मूवमेंट अकर्स। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होती है कि जब हमारा खाना जाता है, ठीक है, ऐसे जिगजैग मूवमेंट होती है। सो वो मूवमेंट कहाँ पे होती है, ऑल अलोंग द गट, इन द हार्ट, लंग्स या किडनी, ठीक है। तो सबसे क्या है कि ऑल अलोंग द गट, ठीक है, तो पूरी आंत के साथ जो ऊपर से शुरू हो जाती है पेरिस्टालिक मूवमेंट से जिगजैग पाथ करता हुआ खाना जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ऑल अलोंग द गट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट भी याद रखना है कि जो जिगजैग मूवमेंट होती है, जब खाना मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उसे खाना से जिगजैग पाथ मूव करके चलता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, कि जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से कौन सी हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। तो ये क्या, डाइऑक्सिन्स होते हैं, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। देखो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल इतने है ही नहीं, ठीक है, और बोल सकते हैं कि हार्मफुल ही नहीं है हमारे लिए। ऑक्सीजन तो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हीलियम तो इनर्ट गैस है, और जो हाइड्रोजन है उससे तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है। हम तभी तो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम किया जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले इंजन बनाए जाएं जहां पे हाइड्रोजन का यूज किया जा सके। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है आपका, डाइऑक्सिन्स, ठीक है। तो डाइऑक्सिन्स क्या होते हैं, जैसे मैं पहले जो ग्यूटेशन में क्या बोला, पीओपी, तो पीओपी ये होते हैं, ठीक है। और ग्यूटेशन आपने ध्यान रखना है कि जब पोर्स में से पानी निकलता है, ठीक है, सिक्रेशन होती है लिक्विड की पोर में से, उसको ग्यूटेशन बोलते हैं। अब देखो डाइऑक्सिन्स क्या होते हैं, ये पीओपी होते हैं। देखो पीओपी का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्या होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे
पोल्यूटेंट जो एक बार जब अगर एक बार ये पैदा हो जाए, ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए तो इनके जो डिके होने में, ठीक है, इनको खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पीओपी बोला जाता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो पीओपी बोलने का रीजन यही है कि ये एक बार एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो वहां पे इनका जो डिके है, इनको खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इनको डाइऑक्सिन्स बोलते हैं। और ये जो क्या कारण बनते हैं, ये काफी हाईली हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये कैंसर का भी रीजन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डाइऑक्सिन्स क्या था इसका बिल्कुल राइट आंसर था। सो देखो 11 क्वेश्चन ही पूछे गए थे आपके 2019 में जो एग्जाम हुआ था। तो आपको देखो ध्यान रखना है कि टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। देखो 4 मेजर टॉपिक्स ही पूछे गए थे पूरे साइंस से, जनरल साइंस से, ठीक है। और उसमें भी फिजिक्स के ऊपर आया था, फिजिक्स से ऑप्टिक्स ले लिया था, केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन ले लिया था, और बायो से आपके 2 टॉपिक टिश्यूज के ऊपर ले लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ले लिया था। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया था। तो आपने अब ये टॉपिक आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक हो सकते हैं इनके। इस बार हो सके थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड 4 स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन दी जाए। ऐसे तो बिल्कुल 1 लाइनर थे ना ये, अब स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने क्या रखना है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारा तैयार कर लेना, इन 4 चैप्टर्स को। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं चैनल के ऊपर, और जिनको भी इस जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, HP Study 01 के नाम से है। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।